दोस्तों मैं हूँ राइटर ममता चौधरी। आप देख रहे हैं काशी की छाव में अभय एपिसोड नंबर 14। आई होप आपको ये सीरीज पसंद आई। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इस स्टोरी में 5 साल का लीड आ गया है। आज अभय के महल में बहुत जोरों शोरों से तैयारियां हो रही थी क्योंकि उसकी छोटी बेटी काशी का 1 साल की हो गई थी। अभय की पत्नी काशी इस छोटी सी काशी को उसकी गोद में देकर इस दुनिया से 1 साल पहले इसी दिन चली गई थी। अभय पहले काशी की बरसी मनाता था, फिर अपनी छोटी राजकुमारी काशी का जन्मदिन। वो गाड़ी में अपनी बेटी के साथ मंदिर जा रहा था। राणा जी और चंदो भी उसके साथ थे, पर कुछ था जो चंदो को अजीब लग रहा था। आज रह रहकर उसका दिल बहुत घबराए जा रहा था। वो छोटी काशी को अपनी गोद में लिए बैठी थी और उसे बाहर देखते हुए बोले जा रही थी, देखो नन्ही राजकुमारी, ये सब आपका है, ये आपकी रियासत है, आप यहाँ की छोटी सी प्यारी सी राजकुमारी है। वो इतना ही बोल पाई थी कि तभी उसकी गाड़ी का ब्रेक लगा और गाड़ी एकाएक रुक गई। वो झटके से कुछ आगे आ गई थी। तभी काशी को संभालते हुए वो खुद भी संभल गई थी। अभय ने एक आदमी को बाहर निकल के देखने को कहा। आदमी जाकर देखने लगा, तभी ना जाने क्या हुआ कि वो वहाँ गिर पड़ा। अभय ने ये देखकर राणा को फोन कर सावधान होने को बोल दिया। चंदो काशी को अपने सीने से लगाए हुए बैठी थी। वो घबराए हुए सी इधर उधर देख रही थी। ये हो गया राणा जी, ये बोलते हुए उसने अपने पेट पर और काशी पर हाथ रखकर कस के पकड़ लिया। चंदो का 3रा महीना चल रहा था। वो डरी हुई बस राणा को ही देख रही थी। देखते ही देखते वहाँ गोलियां चलने लगी। अभय ने सबको गाड़ी पीछे लेने को कहा। सारी गाड़ियां पीछे होने लगी, पर गोली ऐसे चल रही थी जैसे आज किसी को नहीं छोड़ना है। अभय ने चंदो से काशी को ले जाने को कहा। वो लोग अपनी गाड़ी मोड़ के वहां से निकलने लगे, पर तभी उसके ड्राइवर को गोली लग गई। राणा जी ने यह देखा तो बिना सोचे बस जाकर गाड़ी संभाल ली। अभय को कार को लोगों ने चारों तरफ से घेर लिया था। वो गाड़ी से निकल के बाहर आया, देखा तो कई सारे लोगों में गन लिए उसके पर निशाना ताने थे। अभय ने एक सख्त आवाज में पूछा, किसने भेजा है तुम्हें यहाँ पर? मेरा आदमी है ये। अभय ने आवाज वाली दिशा में देखा तो मालिनी और उसके पिता खड़े थे। ओह, तो आप लोग हैं। लगता है जेल रास नहीं आई तुम लोगों को, जो मरने चले आए। ये बोल अभय आगे बढ़ा लगा पर मालिनी के आदमी ने उसे वहीं रोक दिया। सुना है तुम अपनी मरी हुई बीबी की बरसी करने जा रहे हो, सोचा तुम्हें भी उसके पास ही भेज देते हैं। अभय ने एक मुस्कान के साथ कहा, मर गए हमें मारने वाली मालिनी, अगर तुम्हें खत्म करने के लिए मुझे मरना भी पड़े तो मैं तैयार हूँ। ये बोल के मालिनी ने गन उसकी तरफ तान दी। अभय ने जब अपनी पॉकेट में गन निकालने लगा तो वहाँ नहीं थी। क्या हुआ? गन नहीं मिल रही? मिलेगी भी नहीं, क्योंकि वो तुम्हारे पास है ही नहीं। आज तुम्हारा मरना मेरे हाथों में लिखा है अभय प्रताप सिंह। ये बोल मालिनी ने उसके सीने पर एक गोली मार दी। गोली लगते ही अभय जोर से पीछे हुआ और गाड़ी लग के बैठ गया। तभी मालिनी के पिता सुजीत जी ने उसे रोकते हुए कहा, अरे पहले प्रॉपर्टी के पेपर पर इसके साइन तो करवा ले, फिर मार देना इसे। इतना बोल के उन्होंने कुछ कागजात निकाल के अभय के सामने नीचे रख दिए। अभय के सीने से खून बह रहा था। उसने मुस्कुराते हुए सुजीत सिंह को देखा। लगता है मौत को सामने देखकर पागल हो गए हो तुम। अभय गाड़ी से टिक के बैठे हुए बोला, उससे मैं तो जाऊंगा, पर याद रखना मेरी औलाद तुम्हें तुम दोनों को नहीं छोड़ेगी। तुम दोनों के हाथ कुछ नहीं लगेगा, क्योंकि मुझे पता है कि ऐसा कुछ कभी तो होगा ही। इसलिए मैंने अपनी चाल पहले ही चल दी थी, बस खुद को मौत का नहीं टाल पाया। ये बोल अभय दर्द में भी मुस्कुरा दिया। मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी बेटी को भी भेज रहा हूँ। कुछ देर में तुम्हारे वंश को मैं खत्म कर दूंगा। मालिनी की आंखों में गुस्सा ज्वालामुखी की तरह दिख रहा था। मेरी बेटी महादेव का वरदान है। काशी ने उसे महादेव से मांगा है, उसकी रक्षा खुद महादेव करेंगे। अगर देखना है तो जाओ आजमा लो। अभय के ये कहने पर मालिनी गुस्से में आके उस पर गोली चला दी और अभय ने वही दम तोड़ दिया। थोड़ा गुस्से पर काबू रखा करो मालिनी। अच्छा चलो छोड़ो, अब उस बच्ची को खोजो और उसे मारो। मैं महल जा रहा हूँ सबको ये खुशखबरी देने और महल पर अपना अधिकार करने। ये बोल सुजीत जी वहां से निकल गए। दूसरी तरफ चंदो और राणा काशी को लेकर विजय और शालिनी के पास पहुंचे। उन्होंने दोनों को सब कुछ बता दिया। मतलब अब इसकी जान खतरे में है। राणा, आप चंदो के साथ यहाँ से कहीं दूर चले जाइए इसे लेकर, क्योंकि इसके 25 साल की उम्र तक हमें इन्हें बचा के रखना होगा। आप नीचे निकलिए यहाँ से, हम बाकी सब कुछ देख लेंगे। हमारे कुछ आदमी आपको यहाँ से निकलने की सुरक्षित पहुँचा देंगे। आप लोग खुद को गुमनाम रख के इसे पाल। इतना कहकर विजय ने शालिनी के हाथ से एक बॉक्स लेकर उसे रखी छोटी काशी की माँ की आखिरी निशानी को उसके गले में पहना के उसके हाथों को चूम लिया। शालिनी ने उसके गले से लगा कि महादेव के सामने रखे चंदन से उसका तिलक करके उसे चंदो की गोद में डालते हुए कहा, आज से ये अभय और काशी की बेटी नहीं है, सिर्फ आपकी है। इसकी रक्षा आपकी जिम्मेदारी है। जब ये वापस आए तो कमजोर ना हो, एक मजबूत लड़की हो। शालिनी की बात सुनकर चंदो ने बच्ची को अपने सीने से लगा लिया। आप दोनों जाओ यहाँ से, विजय ने कहा। उसकी बात सुनकर दोनों वहां से विजय के आदमियों के साथ निकल गए। उसे जाते ही विजय ने जल्दी से पुलिस को फोन किया और अपने आदमियों को भी बुला लिया। मालिनी के आने के पहले वहां सब लोग आ चुके थे। मालिनी ने जब दूर से देखा तो वो वापस जाने को जैसे मुड़ी, पुलिस वालों ने उसे घेर लिया, पर मालिनी की चालाकी ने उसे
चकमा दे दिया, क्योंकि उस गाड़ी में वो थी ही नहीं, उस गाड़ी में कोई और लड़की बैठी थी। मालिनी को शायद पता चल गया था कि ऐसा कुछ होने वाला है। उस लड़की से जब पूछा गया तो उसे सब कुछ अपने ऊपर ले लिया। विजय जानता था कि इसके लिए उसी लड़की को मोटी रकम मिली थी, कोई कुछ नहीं कर सकता था। उधर सुजीत सिंह ने नकली पेपर, प्रॉपर्टी के पेपर बनवा के सबको यह यकीन दिला दिया था कि महल और अभय की प्रॉपर्टी सब अब उसकी थी। विजय सारी सच्चाई जानता था, पर वो खामोश था, क्योंकि उसे अभय और काशी की बच्ची की जान को महफूज रखना था। विजय और शालिनी ने अपने आप को अभी शांत रखना ही सही समझा। माली ने सब जगह अपने आदमियों को लगा दिया था कि वो अभय की बेटी को खोजे, पर वो उसे कहीं नहीं मिली। एक खबर आई कि जिस गाड़ी में राणा और चंदू भागे थे वो दूर खाई में गिर गई, उसमें आग लग गई। माली और सुजीत को विश्वास हो गया कि अब अभय के खानदान का कोई नहीं रहा। दोनों बाप बेटी ने महल पर कब्जा कर लिया। वक्त आगे बढ़ रहा था। माली ने भी एक लड़के जिसका नाम कुमार था उससे शादी कर ली थी, जो उसे भी बड़ा कमीना था। धीरे धीरे विजय ने भी खुद को अपने बिजनेस और बाकी चीज़ों में व्यस्त कर लिया था, पर काशी के हर जन्मदिन पर वो एक तोहफा उसके लिए खरीद के रखता था। ऐसे ही 25 साल बीत गए और इन 25 सालों में बहुत कुछ बदल चुका था, बहुत कुछ। 25 साल बाद बनारस, 80 घाट, यहाँ की सुबह में आज भी वही जादू और निखार था जो उस वक्त था जब काशी इस बनारस को अपने भजन से जगाया करती थी। पर एक बात अब इस बनारस में अलग थी, वो था यहाँ का शांत माहौल। क्योंकि अब यहाँ का माहौल थोड़ा तूफानी हो गया था। वो इसलिए क्योंकि अब यहाँ काशी के ही रूप में उसकी बेटी रह रही थी। दिखने में एकदम काशी जैसी थी। आवाज, नए नक्श सब उसी की तरह, बस तेवर में अपने पिता अभय प्रताप पर गई थी। उसकी चाल में राजपूती ढंग था, स्वभाव भी उन्हीं की तरह था। बोल रहे हैं ना तुमसे, घर खाली करो, ना तो अभी तुम्हें यही खाली कर रख देंगे। एक आदमी मुंह पे पान भरे, गले में गमछा डाले एक बुजुर्ग को धमका रहा था और बाकी सब वहाँ खड़े देख रहे थे। अरे बाकी मालिक, बस कुछ वक्त दे दो, आपका सारा कर्ज हम चुका देंगे। मालिक रहम करो, वो बुजुर्ग आदमी हाथ जोड़े गिड़गिड़ाते हुए बोले जा रहा था। पर उस आदमी पर जैसे कोई असर ही नहीं हो रहा था। वो तो अपने आदमियों से बोल के उसके घर का सारा सामान बाहर फेंकवाने लगा। अरे ओ बच्चा, कहे आप टाइम फोकस में इस सांड पर वेस्ट कर रहे हो। ये ससुरे सब लातर के भूत है, बातर से नहीं मारत। सबने आवाज़ की तरफ देखा तो सामने दुकान के पास बुलेट पर चश्मा लगाए, जिस पहले उस पर कुर्ते डाले हुए बालों में एक लड़की उसी बुलेट पर लेटी हुई थी। बाकी ने काशी की तरफ देखते हुए कहा, देख काशी, इसके और हमारे बीच का मामला है, तुम तो इन सबसे दूर ही रहो, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। अरे ओ बाकी मिसर, ये अगर तुम चुपचाप घर के अंदर जा के करते तो हमें सोचते भी, अगर तुम सरापा दिखाते तो साला हम सोचते, पर तुम तो एकदम से नीच पंथी पर उतारू हो गए हो। पर जब तुम ये सब या अरसे सारे आम बेइज्जत कर रहे हो तो साला तब तो ये बनारस की बात हो गई और तब हमारे बीच में बोलना भी जायज हो गया। ये बोलते हुए काशी बाइक से उतरी, चश्मा निकाल खड़ी हुई। बाकी ने अपने आदमियों को इशारा किया तो उन्होंने उसे घेर लिया। तभी एक लड़के ने जोर से आवाज़ लगाते हुए कहा, दीदी, माँ ने 15 मिनट में घर पर बुलाया है। उसकी बात सुनकर काशी ने उन सब आदमियों को देखते हुए कहा, सुना तुम लोगों ने, माँ ने बुलाया है और वो भी 15 मिनट में। तो माँ का कहा कैसे टालते हम, तो बेटा जल्दी पिट लो और हमें जाने दो। ये बोल उसने एक आदमी को सर पर वही रखा एक टेबल दे मारा। वहाँ खड़े सारे लोग उन आदमियों को पीटता हुआ देख रहे थे। कुछ देर में उसके सारे आदमियों को ढेर कर दिया था। वो बाकी के पास आते हुए बोली, देखो बाकी मिस्त्री, ये जो सामान तुमने बाहर फेंकवाया है उसे इज्जत से साथ अंदर रखो और यहाँ दोबारा मत आना। चलो शुरू करो। ये बोल वो जाने लगी तो बुजुर्ग ने उसे सामने हाथ जोड़कर कहा, बहुत बहुत शुक्रिया बिटिया। अरे काका, बस जाओ, आराम से रहो, कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना। ये बोल वो अपनी बुलेट को स्टार्ट करके भाई को पीछे बैठाकर वहाँ से निकल गई। जैसे ही काशी घर पहुंची तो उसकी माँ चंदो गुस्से में उसे बोली, आ गई, अरे शर्म, ऐसे गली मोहल्ले में लड़ाई करती फिरती है, देख अपने भाई को कितना सीधा है। अरे वो लड़का हो के भी इतना शरीफ है, पर तू लड़की होकर भी ऐसी है। ऐसे ही लक्षण रहे तो कोई शादी नहीं करेगा तुझसे। चंदो जी इसीलिए ये बोल रही थी क्योंकि काशी से पहले उसकी बाजार वाली हरकत कोई वहाँ बता गया था, पर काशी थी कि सर झुकाए बस सुनने जा रही थी। अरे क्यों बच्ची को आते ही सुनाने लगी, सुबह से भूखी है, कुछ खाने को भी तो दिया या नहीं। उस पर यह बात सुना रही हो। कमरे से बाहर आते हुए उसके पापा राणा जी ने कहा, देखो पापा, माँ फिर से शुरू हो गई। अरे हमने तो बस एक बुजुर्ग की हेल्प की थी। काशी बच्चों की तरह उसे सीने से लग के बोल रही थी। अरे हम जानते हैं कि आप कभी कोई गलत काम नहीं कर सकती है, इसीलिए तो हम हमेशा आपका साथ देते हैं। वो दोनों बात कर ही रहे थे कि चंदो जी ने खाना टेबल पर लगाते हुए आवाज़ दी, अगर बाप बेटी का प्यार एक दूसरे के लिए झलक गया हो तो चलिए आकर खाना लगा दिया है। उसकी बात सुनकर दोनों मुस्कुराकर टेबल पर आ गए और रखी चेयर को खींचकर बैठ गए। वहाँ पहले से काशी का भाई युग बैठे मजे से पूरी सब्जी खा रहा था। बस भाई कुछ छोड़ दे मेरे लिए,
काशी ने उसे सामने से एक पूरी उठा के अपनी प्लेट में रखते हुए कहा। वो हमेशा उसे परेशान करने के लिए यही करती थी और फिर दोनों की कभी ना खत्म होने वाली लड़ाई शुरू हो जाती थी। चंदो और राणा दोनों ही अपनी इस छोटी सी दुनिया में खुश थे, पर यह खुशी बहुत जल्द बदलने वाली थी। काशी के जन्मदिन के दो दिन जो 2 हफ्ते बाद था। काशी के जन्मदिन के 2 दिन जो 2 हफ्ते बाद थे। क्या होने वाला है 2 हफ्ते बाद? क्या आज काशी आने वाली खतरों के लिए तैयार है? क्या काशी को अपनी सच्चाई पता है? जानने के लिए देखते रहिए हमारे साथ कहानी को कंटिन्यू। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है और कमेंट करके बताना है कि आपको ये स्टोरी कैसी लगती है। सुबह का वक्त था। राजस्थान के भैरव मंदिर में यज्ञ हो रहा था। सुजीत सिंह बाली उसके पति कुमार बैठे थे। आज बाली के बड़े बेटे अमर सिंह का जन्मदिन है। इसी खुशी में आज ये हवन हो रहा है। ढोल नगाड़े बड़े जोरों से बज रहे थे। वाली अपने पति के साथ बैठी आहुति दे रही थी। बगल में उसके पिता और छोटा बेटा रंजीत बैठा था और दूसरी साइड पे अमर बैठा था। बहुत ही उच्च स्वर पे मंत्र बोले जा रहे थे। कुछ देर में पूजा खत्म हुई और सब लोग महल के लिए निकल गए। महल पहुंचकर सब रात की पार्टी के लिए तैयार होने चले गए। वाली अपने पति के साथ कमरे में आते हुए बोली, तुमने कागजात के बारे में पता किया? कहाँ है असली कागजात? इस पर कुमार ने उसे कहा, पता नहीं। मरने से पहले उस अभय प्रताप ने कहा कागजात को रख दिया था। इतने सालों से खोज रहे हैं पर मिले नहीं। ये सुनकर वाली गुस्से में करते हुए बोली, तुमसे एक काम करने को कहा था पर वो भी आज तक नहीं हुआ। अरे शांत हो जाओ मेरी धर्मपत्नी जी, और क्या जरूरत है उसे इतनी जल्दी मारने की? अरे पहले प्रॉपर्टी अपने नाम करती फिर मारती। अरे कम से कम तुम अपनी प्रॉपर्टी तो अपने नाम करती। यह कहते हुए उसने एक ड्रिंक का गिलास उसकी तरफ बढ़ा दिया। मुझे 2 हफ्ते के अंदर वो कागजात चाहिए, कैसे भी, वरना ये सब ट्रस्ट में चला जाएगा। माली ये कहते हुए वॉशरूम पे चली गई। कुमार ने अपनी आदमियों को फोन किया। उसने कागजात का पता करने को कहे वो भी तैयार होने लगा। माधवगढ़ शाम का वक्त था। विजय अब यहाँ का राजा हो गया था। उसने पिता की मृत्यु के बाद उसे यह राज्य मिल गया। साली और उसकी 2 संतानें थी, एक लड़की और एक लड़का। लड़के का नाम रुद्रांग था, प्यार से उसे रुद्र भी बुलाते थे, और लड़की का नाम शिवांगी। रुद्र बड़ा था और वहाँ का युवराज था, पर वो बहुत ही सीरियस और सख्त मिजाज लड़का था। लंदन में MBA करने के बाद उसने ही विजय के सारे बिजनेस को संभाला था और बहुत ही अच्छी बिजनेस मैनेज था, जो इस वक्त मालिनी के बड़े बेटे अजय सिंह को टक्कर दे रहा था। साली और विजय दोनों ही खुश थे क्योंकि आज वो एक बहुत बड़ी डील साइन करके ऑस्ट्रेलिया से यहाँ वापस आ रहे थे। शिवांगी बहुत खुश थी और आज उसने अपने कॉलेज की छुट्टी ले रखा था क्योंकि वो अपने भाई के साथ वक्त बिताना चाहती थी। वो खुद उसके कमरे को ठीक कर रही थी और तभी उसे एक नौकर ने आकर बताया कि रुद्रांग आ गए। वो भागते हुए बाहर आई। देखा तो साली पहले से ही पूजा की थाल लिए खड़ी थी। वो भी आके उसे बगल में खड़ी हो गई। सामने महल में एक ब्लैक कलर की कार आके रुकी और नौकरों ने आगे बढ़ के दरवाजा खोला। एक लड़का ब्लैक सूट पैंट और ब्लैक शर्ट पहने उतरा। आंखों पर ब्लैक चश्मे और चेहरे पर एक अलग ही ताप था। वो बहुत रौब से उतरा और आके साली के सामने खड़ा हो गया। प्रणाम माँ साहब आप, उसने आदर से साथ अपने दोनों हाथों को जोड़कर कहा। जीते रहो। ये बोलकर साली ने उसके माथे पर तिलक लगाया और आरती उतारी। उसके बाद वो अंदर आया तो शिवांगी उसके गले लग गई। कैसी हो छोटी? रुद्र ने उसे सर पर हाथ फेरते हुए पूछा। मैंने आपको बहुत मिस किया। शिवांगी ने उसकी तरफ देख के कहा। तीनों अंदर आए तो सामने विजय खड़ा था। रुद्र ने उसे पैर छुए। विजय ने उसे उठकर गले लगा लिया। हमें पता था आप ये डील जरूर जीत लेंगे। वैसे आप अच्छे मौके पर आए हैं। हमें आपको एक जिम्मेदारी वाला काम सौंपना है। आप थोड़ा आराम करें पहले और कुछ खा ले। ये बोलकर विजय अपने स्टडी रूम में चला गया। रुद्रांग भी अपने कमरे में चेंज करने चला गया। शिवांगी और साली वे दोनों नौकरों से कह के खाना टेबल पर लगवाने को बोल दिया। साली ने अपनी बेटी को सब देखने का बोल कर विजय के पास चली गई। वो स्टडी रूम में गई तो विजय अभी काशी की बड़ी सी तस्वीर के नीचे खड़ा उसे देख रहा था। क्या देख रहे हो? ये कहते हुए साली ने अंदर आ गई। उसकी आवाज़ सुनकर विजय उसकी तरफ देखकर बोला, साली 25 साल गुजर गए अब हो गए और उसकी बेटी को राजस्थान छोड़े। अब वक्त आ गया है कि वो वापस आए। यह सुनकर साली उसकी तरफ हैरानी से देखने लगी। आप पागल हो गए हो? जानते पे हो आप क्या बोल रहे हो? उस बच्ची की जान अभी तक सिर्फ इसलिए बची हुई है क्योंकि ये सब ये जानते हैं कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। कार एक्सीडेंट में सब मर गए। अगर उन्हें पता चला कि वो जिंदा है तो वो लोग उसे छोड़ देंगे नहीं। ऐसा कुछ नहीं होगा। हम हैं उसका रक्षा के लिए, पर अब जैसलमेर को उसका उत्तराधिकारी वापस मिलना चाहिए। उस बच्ची को उसका अधिकार मिलना चाहिए। और मत भूलो कि वो अब और काशी की बेटी है जो खून उसके बदले के लिए जी रही है। रुद्र और शिवांगी से बात कर हम उन दोनों को बनारस उसे लेने भेजेंगे क्योंकि 2 हफ्ते बाद वो पूरे 25 साल की हो जाएगी। तब उसका राजस्थान राज्य अभिषेक होगा और उसे उसका राज्य दिया जाएगा। साली को अब मुंह तोड़ जवाब देना होगा। यह बात कहते हुए विजय की आंखों में गुस्सा था। दोनों ने काफ़ी देर बात करी। विजय ने साली को समझा कर बना लिया था। शाम का वक्त मालिनी का महल। पार्टी की तैयारियां बहुत अच्छी हो गई थी। महल बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया था। हर तरफ सिर्फ रोशनी थी। मालिनी और उसका पति सारे मेहमानों से मिल रहे थे। अब अपने कमरे में तैयार हो रहा था।
अजय अपने कमरे में तैयार हो रहा था। उसे कई सारे नौकर मिल के तैयार कर रहे थे। तभी एक नौकर ने उसे बाल को जरा सा गलती से खींच दिया। वो गुस्से में उठा और उसकी तरफ देखने लगा। उसे ऐसा देखने से वो नौकर डर गया। अमर उसकी कॉलर पकड़े उसे बोला, हाथ में जान नहीं है या अपनी मौत को बुलाना है तुझे, ये बोल वो उसे मारने लगा। वो आदमी गिड़गिड़ाए जा रहा था पर अमर उसे मारे जा रहा था। तभी वहाँ उसका छोटा भाई रंजीत आ गया। अरे भाई रुक जाओ, ये मत गया तो 10वां केस लग जाएगा आप पर, वो उसे रोकते हुए बोला। उसके इशारे से उसे नौकर को भाग जाने को कहा। वो नौकर चल नहीं पा रहा था। किसी तरह वो यहाँ से गया। रंजीत सबको बाहर भेजकर उसे समझाते हुए बोला, भाई थोड़ा गुस्सा कम पर काबू रखा करो, चलिए माँ बुला रही है। अजय और वो दोनों साथ में नीचे चले आए। माली ने अमर को गले लगा के ब्लेसिंग दी। उसके बाद केक कट हुआ। सभी लोगों ने उसे गिफ्ट दिया और पार्टी एंजॉय करने लगे। पार्टी चल ही रही थी कि तभी माली का खास आदमी वीरू उसके पास आया। माली एक बात करनी है, आप अकेले में। माली ने उसकी तरफ देख के कहा, अभी मैं बिजी हूँ, दिखाई नहीं दे रहा है। वीरू ने उसे धीरे से बोला, बात अभय की बेटी से जुड़ी है। यह सुनते ही माली ने उसी तरफ हैरानी से देखा। वो मेहमानों से अभी आने का कहकर वीरू को कुमार और सुजीत को बुलाने का कहकर अपने रूम में चली गई। कुछ देर बाद तीनों ही कमरे में आए। क्या हुआ माली, ऐसे पार्टी के बीच अचानक से बुलाना कोई जरूरी बात है क्या? ये कहते हुए कुमार ने अंदर आ गई। वीरू एक खबर लेकर आया है। माली के ये कहते ही सबने वीरू की तरफ देखने लगे। माली, हम अभी आपके काम से बनारस गई थी। हमने काशी जी को, हम सकल लड़की को देखा। वो हूबहू काशी जी की तरह ही थी। मुझे लगता है शायद वो अभय और काशी की बेटी है। उसके इतना बोलते ही माली की आंखों में बदले की आग जो बुझ चुकी थी वो वापस ददक उठी। उसने गुस्से में उसे कहा, पता करो उस लड़की के बारे में, वहाँ जाके वो लड़की मिले तो उसे उठा लाओ महल में। जी मान लीजिए। यह कहकर वीरू अपने आदमियों के साथ बनारस के लिए रवाना हुआ। माली को खुशी थी कि अभी की बेटी को वो खुद अपने हाथों से मारेगी। जो बदला उसका पूरा नहीं हुआ था वो अब पूरा होगा। पर उसे क्या पता था कि जिसकी रक्षा खुद महादेव कर रहे हैं उसका कोई क्या कर सकता है। सुजीत और कुमार इसलिए खुश थे कि अब ये प्रॉपर्टी उनकी हो जाएगी। दूसरी तरफ बनारस में काशी अपनी दुनिया में मस्त थी। वो रात को महादेव के मंदिर में भजन गाती थी। एक यह रूप था जब वो पूरी तरह अपनी माँ की तरह लगती थी। उसकी आवाज़ सुन वहाँ के लोगों को लगता था कि जैसे उसकी काशी वापस आ गई थी। वो काशी विश्वनाथ के मंदिर में एक तख्त पर बैठी थी, पीड़ा लेकर, एक मरून कलर की बनारसी साड़ी पहने, हाथों में कंगन, सलीके से बाल की गुत्थी किए जो उसके गले में होती हुई आगे आ रही थी और वो गाई जा रही थी, साचो तेरो नाम साचो, तेरो नाम साचो, दृष्टि ही बढ़ावे बिगाड़े काम, खाद तेरो नाम तू ही बनावे बिगाड़े काम, साचो तेरो नाम ओ सावरिया, साचो तेरो नाम ओ सावरिया, तेरे कर्म है एक समुंदर, तेरा कर्म है एक समुंदर जिसका नहीं किनारा, दूर हुई हर मुश्किल जिसे तुमने पुकारा, तेरे नाम पर जप करूँ मैं, तेरे नाम पर जप करूँ, क्या सुबह क्या शाम तू ही बनाए बिगाड़े काम, साचो तेरो नाम है, साचो तेरो नाम है महादेव, साचो तेरो नाम। ऐसे करके वो भजन गा रही थी। सब बैठे बहुत ध्यान से सुने जा रहे थे। बनारस की शाम अब बहुत ही सुरीली और शांत होने लगी थी। काशी शिव की मूर्ति को देख के गाए जा रही थी। पंडित जी भी बैठे आरती की तैयारी कर रहे थे। बहुत भीड़ थी मंदिर में और अब एक हफ्ते रहने भी वाली थी, क्योंकि एक हफ्ते यहाँ शिव की और सती के विवाह का नाटक होने वाला था। हर शिवरात्रि के वक्त पर बनारस की 2 हफ्ते पहले ये होता था। बहुत ही प्यारा दृश्य होता है बनारस में शिवरात्रि के वक्त। भजन खत्म हुआ तो सब लोग आरती के लिए खड़े हो गए। पंडित जी आरती करने लगे। उसका भाई भी तब तक आ गया था। आरती खत्म हुई तो दोनों ने आरती ली और आके घाट पर बैठ गए। दोनों कुछ देर साथ में आके यहाँ बैठे और बातें करते। तभी किसी ने पीछे से उसे आवाज़ लगाई। यह आवाज़ एक काफ़ी बूढ़े व्यक्ति की थी। उसने कहा, काशी तुम हो क्या? उसने उसे कहा, काशी तुम हो क्या? काशी ये सुनकर उठ के ऊपर आ गई। युग भी उसके साथ ऊपर चला आया। जी, पर मैं आपको पहचानती नहीं, आप कौन है? काशी ने उसके पास आके पूछा। वो माँ पंडित जी थे जो आज कई सालों बाद हरिद्वार से यहाँ आए थे। वो काफ़ी बूढ़े हो गए थे और उन्हें उसे देख के समझ आ गया कि वो काशी नहीं। अरे आप हमें नहीं जानती, पर हम आपको आपके माता पिता जी को जानते हैं। हम बिल्कुल उन पर ही गई हो। वह चेहरा, वही आंखें, वही मुस्कान। तुम्हें देखा तो ऐसा लगा जैसे तुम्हारी माँ खड़ी है। काशी प्रताप सिंह उनकी बात को काटते हुए वो बोली, जी नहीं, मेरी माँ का नाम चंदो है। तो वो उसे देखकर मुस्कुरा के बोली, जो दिखता है अक्सर वो सच नहीं होता, और अभी तो तुम सच को कोसों दूर हो, पर वक्त आ गया है कि तुम खुद के बारे में जानो, खुद से जुड़ी हर चीज़ों को जानो। वो इतना ही बोल पाए थे कि तभी उसके 2 शिष्य आ गए। अच्छा मैं चलता हूँ, अगर कुछ पूछना हो तो मैं यही मिलूंगा, आ जाना। ये बोल के वो वहाँ से चले गए। काशी और युग दोनों खड़े उन्हें जाते हुए देख रहे थे। काशी ने मन में सवाल पैदा हो चुके थे। रात का वक्त, माधवगढ़। विजय ने रात के खाने के बाद सब कुछ स्टडी रूम में आने को कहा। सब उसके कहने के मुताबिक खाने के बाद वहाँ आ गए। सभी बाहर रखे सोफे पर बैठे थे। रुद्र ने विजय को देखते हुए कहा, हाँ पापा बताओ क्या बात है जो आप सुबह से कहना चाह रहे थे?
मैं जो काम आपको देने वाला हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है और बहुत ही समझदारी के साथ करना होगा। विजय के कहने पर रुद्र बोला, आप फिक्र ना करें पापा, मैं बहुत समझदारी से करूँगा। यह सुनकर विजय मुस्कुरा के उसकी तरफ देखने लगा। विजय ने शिवांगी और रुद्र को सब कुछ बता दिया। फिर उन्हें दोनों को देखकर बोला, देखो रुद्र, हमें काशी को बनारस से बहुत सेफली यहाँ लाना होगा, बिना किसी को पता लगे। उसकी जान हमारे लिए और राजस्थान के लिए भी बहुत जरूरी है क्योंकि 25 साल से अभय प्रताप सिंह की हुकुम शाह की गद्दी उसका इंतजार कर रही है। इसीलिए उसे वापस आके यहाँ संभालना है और अपने दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब भी देना है। ये काम इन्हीं 2 हफ्तों के अंदर करना है आपको। अभी तक चुपचाप सब सुन रहे थे। रुद्र उससे बोला, पापा आप चिंता मत करो, हम उन्हें कुछ नहीं होने देंगे। नेहा ने उसकी बात सुनते हुए कहा, वो सब तो ठीक है, पर हम उन्हें पहचानेंगे कैसे? हमने तो उन्हें कभी नहीं देखा। उसकी बात सुनकर शालिनी मुस्कुराते हुए बोली, तुमने उसे उन्हें बचपन से देखा है। और ये कहते हुए उसने सामने एक बड़े से पर्दे को हटा के अभय और काशी की तस्वीर को दिखाते हुए कहा, ऐसे है वो, बिल्कुल इसी पर कहीं है, यह चेहरा है उसका। दोनों ने उस तस्वीर को देखा तो विजय ने कहा उसे, आपके साथ आपकी माँ वहाँ जाएगी, वो आपको वहाँ लेकर जाएगी और रुद्र आप उन्हें यहाँ लेकर ही लौटना, और वो भी सही सलामत। रुद्र ने उसे कहा, वादा करता हूँ वो सही सलामत आएगी। आप लोगों को कल ही निकलना है तो पैकिंग कर ले। सभी लोग अपने अपने कमरे में चले गए, पर विजय वही था। शालिनी उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, सब ठीक होगा, आप चिंता ना करें। विजय उसे देखकर मुस्कुरा दिया। विजय ने रुद्र को और शिवांगी को सब कुछ बता दिया था और उन्होंने शालिनी के साथ बनारस जाके काशी को लाने का बोल दिया था। सब सुबह होते ही सब बनारस के लिए निकल गए। वहीं दूसरी तरफ वीरू पहले से ही बनारस पहुंच चुका था। उन्होंने काशी को खोजना भी शुरू कर दिया था। इतने बड़े बनारस में काशी का मिलना थोड़ा मुश्किल जरूर था, पर नामुमकिन नहीं। उसने अपने सारे आदमियों को पूरे बनारस में फैल जाने को कहा और खुद भी उसे खोजने चला गया। वहीं बनारस एयरपोर्ट पर शालिनी सबके साथ आ चुकी थी। बाहर उन्हें लेने राणा जी आए हुए थे। उनके पास पहले ही संदेश आ गया था उनके आने का। वो सबको गाड़ी में बैठा के घर की तरफ चल पड़े। शालिनी एक बार फिर बनारस की गलियों में अपनी और काशी की पुरानी यादों में खो गई। उसे वो हर जगह याद आ रही थी जहाँ उसने काशी के साथ वक्त बिताया था। वो गाड़ी में बैठी बनारस को देख रही थी। कुछ देर में गाड़ी एक घर के आगे रुकी तो शालिनी अपनी यादों से बाहर आई। देखा तो सामने चंदो खड़ी थी। शालिनी मुस्कुराते हुए उतरी और तंबाकू से उसकी तरफ पड़ गई। उसके पास आके बोली, बूढ़ी हो गई हो चंदो? यह बोल वो उसका हाथ पकड़कर मुस्कुरा दी। चंदो ने उसे गले से लगा लिया। बूढ़ी तो आप भी हो गई है भाई साहब। ये कहते हुए चंदो ने जब उसे पीछे देखा तो रुद्राक्ष और शिवांगी खड़े थे। यो थारे बच्चे से के भाई साहब, और भारे को लागे है यो भारे छोटे कवर सा रुद्र? चंदो ने अपनी आंखों की डब्बी को साफ करते हुए पूछा। हाँ ये वही है, और ये मेरी बिटिया शिवांगी। आइए दोनों और वासी सा के पैर छुए। शालिनी के ये बोलते ही दोनों पास आगे चंदो के पैर छू लिए। चंदो ने दोनों को आशीर्वाद देके गले से लगा लिया। चंदो सबको अंदर लेकर आई और उन्हें बैठने के लिए नाश्ते पानी का इंतजाम करने लगी। शालिनी ने राणा की तरफ देखते हुए पूछा, बच्चे नहीं दिख रहे हैं, कहाँ है दोनों? वो दोनों शिवरात्रि की तैयारियों के लिए गए हैं, रात में ही आते हैं, तो आज शाम को घाट ही चल के मिल लेते हैं। वैसे भी कई सालों बाद आ रहे हैं यहाँ पर, तो गंगा आरती भी सुन लेंगे। सब साथ में बैठे बातें कर रहे थे कि रुद्राक्ष और शिवांगी ने बाहर जाके घूमने के लिए कहा। शिवांगी ने दोनों को भेज दिया। दोनों घाट की तरफ निकल गए। वहीं घाट पर काशी युग के साथ कुछ और लोगों को लेकर तैयारियों में बिजी थी। वो काम कर ही रही थी कि एक लड़का जिसका नाम लल्लन तिवारी था, वो अपने कुछ आदमियों के साथ वहाँ आया। अरे काशी, हमको भी बहुत पसंद है छगनवा, बस काशी हमें खुद में समेटे ही नहीं है। अरे हम भी काशी में ही है। उसकी ये बकवास सुनकर उसे चमचे हंसने लगे। काशी ने उसकी बात पर ज़्यादा ध्यान न देते हुए अपना काम करती रही। अरे छगनवा भाई कहती है ऐसी लड़कियां लाना जो काशी में रहे सके। हमने सोचा काहे नहीं काशी को ही ले आते हैं। ये बोलते वो हंसने लगा। काशी ने काम करना छोड़ के उठ के उसके पास आई और देखते देखते घाट पे थप्पड़ों का एक जोरदार शोर सुनाई दिया, जो अभी अभी काशी ने लल्लर के गालों पर मारा था। वहाँ उसे थप्पड़ पड़ते ही उसके सारे दोस्त आंखें फाड़े देख रहे थे। काशी ने लल्लर को देखते हुए कहा, अब अगर काशी प्रसाद मिल गया हो तो निकलो चलो। इस पर लल्लर ने अपने गालों को सहलाते हुए बोला, इसका बहुत बड़ा हर्जाना चुकाना पड़ेगा तुझे। युग जो अभी तक खड़ा सब देख रहा था, आगे आके उसकी कॉलर पकड़कर बोला, दीदी ने अगर बोला है निकलो तो चलो निकलो, वरना अभी यही तुम्हारी समाधि बना के बनेगी बेटा, देख लूंगा तुम भाई बहन को। यह बोलते हुए वो अपने आदमियों के साथ वहां से चला गया। काशी और उसका भाई भी काम में लग गए, पर काशी का बल आज काम में नहीं लग रहा था। वो कल रात की बात को याद कर रही थी जो महापंडित जी ने उसे कहा था। वो उठी और युग से काम देखने का बोलकर अपनी जीप लेकर वहां से निकल गई। उसके पास में बने एक मठ में जाके जीप रोकी और अंदर चली गई। एक आदमी ने उसे पूछा, ये महापंडित जी कहाँ होंगे? वो वही मठ में रहता था। उसे कहा, महापंडित जी तो सारनाथ गए हैं, कल आएंगे, आप उसे कल मिल लीजिए लेना। ये बोल के वो चला गया। सारनाथ काशी अर्थात वाराणसी से 10 किलोमीटर पूर्वी उत्तर में स्थित
प्रसिद्ध बौद्ध तीर्थ स्थल है। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश यही दिया था, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन का नाम दिया जाता है, और जो बौद्ध मत के प्रचार प्रसार का आरंभ था। यह स्थान बौद्ध धर्म की 4 प्रमुख तीर्थों में से एक है। इसी के साथ ही सारनाथ को जैन धर्म और हिंदू धर्म में भी महत्व प्राप्त है। जैन ग्रंथों में इस सिंहापुर कहा गया है और माना जाता है कि जैन धर्म में 11वें तीर्थ स्थान श्रेयांसनाथ का जन्म यहाँ से थोड़ी दूरी पर हुआ था। यहाँ पर सारंगनाथ महादेव का मंदिर भी है, जहाँ सावन के महीनों में हिंदू का मेला लगता है। काशी सोचने लगी कि अब तो पंडित जी से कल ही मुलाकात हो पाएगी। उससे पहले नहीं और मुझे मेरे सवालों का जवाब भी कल ही मिलेगा। वो यही सब सोचते हुए वापस अस्सी घाट पहुंची गई थी। शाम के 7 बजे अस्सी घाट पर चंदो और राणा सबको लेकर घाट की आरती पर आए थे। काशी कहीं दिख नहीं रही थी। कहाँ है वो? साली ने उत्साह जताते हुए पूछा। दिखाई नहीं, सुनाई देगा अभी तो आपको उसकी आवाज़। चलो आगे। चंदो उसे भीड़ से अस्सी घाट पर बने उसे काशी विश्वनाथ के मंदिर में ले गई, जहाँ काशी कभी आया करती थी, और आज उसकी बेटी वहाँ थी। वह सफ़ेद सूट पहने, 100 ओढ़े, खुले बाल, हाथों में बीड़ा लिए काशी श्याम के भजन गीत के लिए बैठी थी। सारे लोग उसे घेरे खड़े थे। पंडित जी भी बैठे थे। रुद्र और शिवांगी भी वही आ गए थे। काशी ने जब भजन गीत शुरू किया तो सब उसे देख रहे थे। आज वो वही गीत गा रही थी जो उसकी माँ गाया करती थी। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिवम है, शिवम ही सुंदरम है। जागो, उठकर देखो, जीवन ज्योति उजागर है। उसके गाते ही सभी हाथ जोड़कर बैठ गए। रुद्र उसकी आवाज़ सुन के उसे देखने के लिए थोड़ा और आगे आ गया। शिवांगी के साथ और काशी अपनी मस्ती में गाए जा रही थी। सत्य शिवम है, सत्य शिवम है, ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिवम है, शिवम ही सुंदरम है, और सत्य शिवम सुंदरम, सत्य शिवम सुंदरम। राम अवध में, काशी पे शिवम, कहव विरदम में। दया करो प्रभु देखो इनको, दया करो प्रभु देखो इनको। हर घर के आंगन में राधा मोहल शरणम सत्यम शिवम सुंदरम। इस गाने को वो बड़े ही मन से गाए जा रही थी। जब रुद्र ने काशी को देखा तो उसकी नजरें उसके चेहरे पर रुक गई। वो खुद की नजरों को जैसे उसके चेहरे से हटा ही नहीं पा रहा था। उसका गोरा दबकता साथ चेहरा, फोटो पर बंद बंद मुस्कान, प्यारी सी आंखें। गीत खत्म हुआ तो सब लोग आरती में शामिल हो गए। साली भी तब तक आ चुकी थी। उसने जब सामने पंडित जी की बगल में काशी को देखा तो उसे एक वक्त के लिए लगा कि उसकी दोस्त ही खड़ी है। आरती खत्म हुई तो तब सब लोग जाने लगे। काशी यूके के साथ बाहर निकल रही थी कि चंदो ने उसे आवाज़ देकर अपने पास बुला लिया। वो अपने भाई के साथ उसकी तरफ चली आई। साली उसे देख कर इमोशनल हो गई। काशी ने चंदो को देखते हुए पूछा, वाह पापा, आप यहाँ कैसे? चंदो ने साली की तरफ इशारा करते हुए कहा, अरे बस इन्हें तुमसे मिलवाने लेकर आए थे। जी प्रणाम, काशी और उसके भाई ने हाथ जोड़कर कहा। साली ने काशी को गले से लगा लिया और फिर उसके चेहरे पर हाथ फेरकर उसके बातें को चूम लिया। वो उन्हें बहुत हैरानी से देख रही थी। तभी रुद्र ने देखा कि शिवांगी वहाँ नहीं है। माँ शिवांगी कहाँ है? उसने परेशान होकर पूछा। आपके साथ थी ना? वो तो कहाँ गई? साली भी अब परेशान हो गई थी। मैं बाहर देख कर आता हूँ, ये बोलकर वो जाने लगा तो काशी ने उसके साथ चलने को कहा। वो उसे और युग को भी साथ लेकर शिवांगी को खोजने चले गए। उसके अपने कुछ आदमियों को भी भेज दिया था शिवांगी को खोजने के लिए। वहीं दूसरी तरफ लल्लन अपने उन्हीं चमचों के साथ मिलकर शिवांगी को किडनैप कर घाट की दूसरी तरफ ले आया था, जो सुनसान रहता था। अक्सर शिवांगी को 2 लड़के पकड़े हुए थे और लल्लन उसे घूर के देख रहा था। का भाई ससुरी ने तो हमको साला कमजोरी समझ लिया। साला सुबह से देख रहे हैं, देखो हमको पागल ही समझ रहा है और धर दे रहा है हमको गालों पर, जैसे सारा मंदिर का घंटा हो गया हो, जो आए बजा के चला जाए। ये कहते हुए लल्लन अपना गाल सहला रहा था। शिवांगी ने गुस्से में बोला, अगर मुझे छोड़ा नहीं तूने तो मेरे भाई तुझे ये बनारस ही छुड़ा देंगे। अभी भी वक्त है कि मुझे छोड़ दे, वरना कोई नहीं बचाएगा तुम लोगों से। अरे वाह छगरवा, मतलब हमारा एक साला भी है भाई है, बहुत बढ़िया बात है। ससुरा हमको भी आखिर चाहिए कि कोई हमारी खातिरदारी अच्छे से करे। ये बोल लल्लन हंसने लगा कि तभी पीछे से एक आवाज़ आई, अरे लल्लन तिवारी, सुबह की खातिरदारी हजम नहीं हुई तुम्हें तो अभी वापस से कुछ पंथी पर उतारू हो गए तुम। लल्लन ने पीछे मुड़ के देखा तो उसके पीछे काशी खड़ी थी, वो भी रुद्र और युग के साथ। ये अच्छा है, एक साथ 2 मिल गई, माई बहुत खुश होगी 2 पुतुआ पाके। लल्लन के बोलने पर उसके सारे चमचे हंसने लगे। अरे नहीं लल्लन तिवारी, तुम्हारी बाई भी तुमको पैदा करके खुद की किस्मत को कोसती होगी कि कैसा कुत्ता पैदा कर दिया। आप शराफत से लड़की को इज्जत के साथ यहाँ भेजो, नहीं तो बेटा हमारी खोपड़ी उस सर की तो तुम लोगों को ठीक करने में वक्त नहीं लगेगा। काशी के ये कहने पर रुद्र बीच में ही बोला, हमें कोई लड़ाई नहीं चाहिए। लल्लन जी आप शिवांगी को छोड़ दे। लल्लन ने सुनते हुए कहा। लल्लन ये सुन के हंसते हुए बोला, ये देखो पहली बार आया बनारस मर्द में ऐसा मर्द देखा है जो साला गिड़गिड़ाए जा रहा है। बताओ हमारा साला तो बहुत ही फुट्टा निकला। उसकी बात पर सारे चमचे उसे फिर हंसने लगे और तभी काशी को गुस्सा आ गया। उसने पास पड़ा आम के पेड़ से लकड़ी तोड़ी और उसके लेकर लल्लन के पास गई। आखिर बार पूछ रही हो,
छोड़ोगे या नहीं? ललन ने उसके चेहरे के पास आके पान मुंह में डालते हुए कहा। नहीं। ये सुनते ही काशी ने हाथ में लिया डंडा उठा के उसे मारना शुरू किया। अरे ई का कर रही हो? देखो बता रहे हैं। अरे हम बोल रहे हैं उस लड़की को छोड़ दो। नहीं। ललन मार खाते हुए बोले जा रहा था। बेटा तुमसे शराफत हजम नहीं होती। कितने देर से शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे, पर तुम थे कि सारे पैदा ही लातों के भूत हुए कहते हुए कहे मारने लगे बातों से तुम। काशी ने उसे मारते हुए ही कहा। तभी उसके आदमियों ने शिवांगी को घाट की तरफ धक्का दिया और वो गिरते ही वाली थी कि उसे जाके युग ने बचा लिया। शिवांगी रुद्र उसकी तरफ भागा। बेटा अब अगर बनारस में नजर आया तो तुम सीधा महादेव के दर्शन करोगे। उसने इतना बोल के उसे छोड़ दिया और ललन जाल बचा के भाग गया वहीं दूसरी तरफ युग और शिवांगी एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे। रुद्र के बोलने पर दोनों का ध्यान टूटा तो शिवांगी उसे दूर हुई। कैसी हो तुम? ठीक हो ना? ये कहते हुए रुद्र ने उसे गले लगा लिया। हाँ भाई हम ठीक है, शिवांगी ने काशी की तरफ देखते हुए कहा। आप काशी है ना? ये सुनते ही काशी ने मुस्कुराते हुए कहा। हमें नहीं पता कि हम बनारस के बाहर भी मशहूर है। तभी वहाँ पर सालनी और बाकी सब भी आ गई। आप ठीक हो ना लाडो? हाँ माँ मैं ठीक हूँ, आप परेशान मत हो। शिवांगी की बात सुनकर सालनी ने मन में शांति हुई। सब लोग वहाँ से घर के लिए निकल गए। जब वो लोग निकल रहे थे तब उन्हें निकलते हुए वीरू और उसके आदमी ने देख लिया था। जब उसके शिवांगी को भी काशी के साथ देखा तो उसे विश्वास हो गया कि ये ही अभय की बेटी है। उसे उसी वक्त मालिनी को फ़ोन किया जो उसे के इंतजार में बैठी हुई थी। उसका फ़ोन जैसे बजा उसे वैसे ही बिना वेट किए फ़ोन उठा के कहा, हेलो वीरू, क्या खबर है? क्या वो मिल गई या नहीं? मालिनी के सवाल पर वीरू ने उसे जब बताया कि वो मिल गई और मालिनी की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा, उसे वीरू से बोला तो उस पर नजर रखो, मैं अमर और रंजीत को भेजती हूँ। मालिनी ने फ़ोन रखकर रंजीत और अमर को बुलाया। दोनों के आने पर मालिनी ने उसे मोबाइल पर एक तस्वीर भेजी और उसे कहा, ये लड़की बनारस में है, वीरू से मिलो और उसे ख़त्म करो। इसके साथ जो भी हो उसे छोड़ना मत। मुझे सबकी मौत की खबर चाहिए। तुम दोनों जाओ और इसे ऊपर पहुँचा दो। रंजीत ने फोटो देख के बोला, अरे वाह, इसके लिए तो मैं ही काफ़ी हूँ। आप चिंता मत करो, मैं अकेला ही इसे मौत की घाट उतार के आता हूँ। उसकी बात सुनकर मालिनी ने उसे कहा, जाओ बेटा और ये काम पूरी करके ही आना। रंजीत उसकी बात सुनकर वहाँ से चला गया। अबे प्रताप सिंह, तेरी बेटी को मैं तेरे पास भेज रही हूँ, उसे आराम से प्यार करना। ये बोल मालिनी हंसने लगी। अमर भी उसकी बात सुनकर मुस्कुरा रहा था और दूसरी तरफ काशी आने वाले खतरे से अनजान थी। तो दोस्तों क्या होगा आगे काशी के साथ वो जानेंगे हम नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। धन्यवाद यहाँ तक कहानी सुनने के लिए।